जय बाबा की दोस्तों, मैं सत्यम दुबे जेबीके कोचिंग क्लासेस में फिर से आपका आज बहुत स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, कल की क्लास तक देख लिया था हमने मध्य प्रदेश की मृदा या मध्य प्रदेश का प्रादेशिक मृदा के आधार पर विभाजन। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों अपवाह तंत्र के बारे में कि अपवाह तंत्र आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, आज की क्लास हम चालू कर रहे हैं अपवाह तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपवाह तंत्र की कि आखिर अपवाह तंत्र क्या होता है। तो बात है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहा जल प्रवाह, अर्थात निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को दोस्तों अपवाह तंत्र कहा जाता है। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहा जल प्रवाह आपका अपवाह तंत्र कहलाता है दोस्तों। और इस तंत्र में जो नदियां या जो जल बह रहा होता है वह इस अपवाह तंत्र का हिस्सा होता है। समझ में आ गया ना दोस्तों कि अपवाह तंत्र क्या होता है। इसके बाद बात करते हैं हम जल ग्रहण क्षेत्र की। जल ग्रहण क्षेत्र क्या हो रहा होता है। एक नदी विशिष्ट या एक सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जल ग्रहण क्षेत्र की जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में जल प्रवाहित कर रही होती है। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में जल प्रवाहित कर रही होती है, उस क्षेत्र को हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो समझ में आ रहा है ना दोस्तों। पहले हमने बात करी थी अपवाह तंत्र की, इसके बाद बात करी हमने जल ग्रहण क्षेत्र की, इसके बाद बात करेंगे हम आपके अपवाह द्रोणी की कि अपवाह द्रोणी क्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो जल ग्रहण क्षेत्र होता है एक विशिष्ट क्षेत्र में नदियों के जल प्रवाह को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। जबकि अपवाह द्रोणी होती है आपकी एक नदी प्लस उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो पूरा तंत्र आपका कार्य कर रहा होता है, या एक नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो तंत्र होता है वह आपकी अपवाह द्रोणी कहलाती है दोस्तों। ये परीक्षा में ये चीज पूछी जाती है कि अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। तो अपवाह द्रोणी एक मुख्य नदी होती है और उसकी सहायक नदियों का पूरा संपूर्ण क्षेत्र होता है, वह आपका अपवाह द्रोणी कहलाता है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेंगे हम जल विभाजक की कि जल विभाजक क्या होता है दोस्तों। तो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि विभाजक है अर्थात बांटना है। तो एक अपवाह तंत्र है ना दोस्तों, जैसे मान के चलो ये कोई नदी प्रभावित हो रही है और इसको कोई यदि श्रृंखला या पर्वत श्रृंखला या कोई पर्वत या कोई चट्टान बीच से काट रहा है, अर्थात दो समान भागों में, या यूं कहें कि हम इसके बीचों बीच से गुजर रहा होता है, तो वह कहलाता है आपका जल विभाजक। हम बात कर लेते हैं जल विभाजक के लिए। तो मध्य प्रदेश में जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है, इसके बाद विंध्याचल श्रेणी है, इसके बाद आपकी कैमूर है, भांडेर है, ये पर्वत श्रेणियां आपके लिए या नदियों के लिए जल विभाजक का कार्य कर रही होती हैं दोस्तों। तो समझ में आ गया ना आपको कि जल विभाजक क्या होता है कि एक अपवाह द्रोणी दूसरी अपवाह द्रोणी, अर्थात या यूं कहें कि एक पर्वत श्रृंखला या किसी चट्टानों के द्वारा एक नदी अपवाह तंत्र को विभाजन करना जल विभाजक कहलाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम नदी द्रोणी की कि नदी द्रोणी क्या होता है। समझ में आया दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम, नदी द्रोणी की। तो जो बड़ी बड़ी नदियां होती है ना दोस्तों, बड़ी नदियों का जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है, बड़ी नदियों का आपका जो जल ग्रहण क्षेत्र है दोस्तों, वह आपका नदी द्रोणी कहलाता है। क्या कहलाता है, नदी द्रोणी। बड़ी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र आपका नदी द्रोणी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम जल संबंध की। तो ये दोनों चीज एक ही है, आपकी नदी द्रोणी और आपका जल संबंध क्षेत्र। तो बड़ी नदियों का जल ग्रहण आपका नदी द्रोणी कहलाता है, जबकि जल संभर कहलाता है आपका छोटी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र। छोटी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र आपका जल संभर कहलाता है। समझ में आ गया ना दोस्तों। ये परिभाषाएं भी परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आराम से बता दिया है। अपवाह श्रेणी, जल विभाजक, नदी द्रोणी और जल संभर। अब हम बात करते हैं अपवाह तंत्र की कि अपवाह तंत्र आखिर होता क्या है। तो जैसे मान के चलो एक कोई मुख्य नदी है और इसकी जो सहायक नदियां होती हैं वह
मिल जाती हैं, या जो सहायक नदियां या जो सहायक नदियां होती हैं जब वह मुख्य नदी में मिल जाती है तो अपने उद्गम क्षेत्र से लेकर अपने अभिगम क्षेत्र या अपनी मिलने वाली सहायक नदियों में या मुख्य नदियों में इस जल के पूरे क्षेत्र को, पूरे तंत्र को अपवाह तंत्र की संज्ञा दी गई है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहां की भूवैज्ञानिक स्थिति, चट्टानों की प्रकृति, चट्टानों का आकार, जल वहन या जल वहन का क्षेत्र या नदियों के जल क्षेत्र पर निर्भर कर रहा होता है। दोस्तों समझ में आ गया ना चीज? ये चीज बिल्कुल छोटी, बिल्कुल इजीली है, आप आराम से देख लीजिएगा इन परिभाषाओं को परीक्षा में, क्योंकि पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र की। दोस्तों कहा मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र के लिए मुख्यतः 6 भागों में डिवाइड किया गया है। दोस्तों कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 6 भागों में डिवाइड किया गया है। तो वह 6 भाग हम देख लेते हैं कौन कौन से हो रहे होते हैं आपके, जो जिन्हें अपवाह तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो इन क्षेत्रों में जो आपका सबसे पहला अपवाह तंत्र में सबसे पहला तंत्र आ रहा होता है वह है आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र। दोस्तों गंगा नदी अपवाह तंत्र। इसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है वह है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। पहला है आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, तीसरा है आपका ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। कौन सा है? ताप्ती नदी अपवाह तंत्र। इसके बाद चौथा जो आता है वह है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र या गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र। गोदावरी का अपवाह तंत्र। इसके बाद जो पांचवा है आपका वह है आपका माही नदी तंत्र, माही नदी अपवाह तंत्र। और जो छठवां और जो आखिरी है वह है आपका, पहला है आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, तीसरा है आपका ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, चौथा है आपका गोदावरी, पांचवा है माही और छठवां और जो आखिरी है वह है आपका महानदी अपवाह तंत्र। दोस्तों बिल्कुल इजीली है ये, आप इसको देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि ये मुख्य नदियां हैं और इनकी सहायक नदियों के द्वारा संपूर्ण तंत्र का निर्माण हो रहा होता है। दोस्तों ठीक है, समझ में आ गया ना? मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र, दूसरा है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, तीसरा है आपका ताप्ती नदी अपवाह तंत्र, चौथा है आपका गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र, पांचवा है आपका माही नदी का अपवाह तंत्र और छठवां और आखिरी वह है आपका महानदी का अपवाह तंत्र। ठीक है ना दोस्तों? ये 6 तंत्र आपको देखने मिलेंगे मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र के बारे में। दोस्तों इसके बाद बात कर रहे होते हैं हम आपके गंगा नदी अपवाह तंत्र की। तो गंगा नदी, आखिर गंगा नदी तो मध्य प्रदेश से प्रभावित हो नहीं रही होती है, लेकिन गंगा नदी में क्या होता है कि मध्य प्रदेश में बहने वाली इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे आपकी यमुना हो गई मुख्य नदी, और यमुना की भी सहायक नदियां हो गई, जैसे बेतवा हो गई, आपकी गंभीर हो गई यहाँ पर जो रतलाम से प्रभावित हो रही होती है, इसके बाद शिप्रा हो गई जो गंगा नदी में जाकर मिल जा रही होती है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये नदियां यहाँ से इस वाले क्षेत्र से जाकर गंगा नदी के सीमांत क्षेत्र पर मिल रही होती है। ठीक है, तो ये मिलकर क्या कर रहे होते हैं, आपके गंगा नदी अपवाह तंत्र का निर्माण कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि ये सब जो नदियां रहती हैं ये अधिकतर नदियां उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हो रही होती है। हम देख रहे हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र, तो गंगा नदी अपवाह तंत्र में शामिल सभी नदियां आपकी उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हो रही होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम ये नदियां आपकी, या यूं कहें कि आपकी जो गंगा नदी है यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो गंगा नदी अपने उद्गम स्थल से लेकर समापन स्थल तक या अपनी सहायक नदियों के द्वारा जो तंत्र निर्माण कर रही होती है वह गंगा नदी तंत्र कहते हैं। क्योंकि गंगा नदी मध्य प्रदेश में प्रभावित नहीं हो रही होती है, परंतु इसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं जो सीधे गंगा में जाकर मिल रही होती हैं। यहाँ पर आपको एक सोन नदी देखने को मिलेगी जो आपकी गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, तथा इसके बाद यमुना है और बेतवा है जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। इस तरीके से जो आपका पहला तंत्र है वह है आपका गंगा नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों,
समझ में आ गया है। तो गंगा नदी को पुनः हमने 3 भागों में डिवाइड करके रखा है। इसका जो पहला तंत्र है वह है आपका यमुना अपवाह तंत्र। क्या है दोस्तों? पहला जो आपका है वह है आपका यमुना अपवाह तंत्र। दोस्तों गंगा नदी तंत्र को पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका यमुना अपवाह तंत्र, दूसरा है आपका, पहला आपका यमुना अपवाह हो गया, दूसरा हो गया आपका टोंस अपवाह तंत्र। क्या हो गया दोस्तों? टोंस कैमूर पहाड़ी से निकलती हुई सतना से प्रभावित होती हुई गंगा नदी में जाकर मिल रही होती है, तो या होती है, इसीलिए यह गंगा नदी तंत्र का हिस्सा हो रही होती है। ठीक है, पहली हो गई आपकी यमुना अपवाह क्षेत्र, दूसरा हो गया आपका टोंस अपवाह क्षेत्र, और तीसरा हो रहा होता है आपका सोन अपवाह क्षेत्र या सोन बेसिन क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जब हम नदियां पढ़ेंगे तो इन नदियों को ना हम एक एक नदी का अध्ययन विस्तृत रूप से कर रहे होते हैं। अभी केवल हम अपवाह तंत्र देख रहे हैं, तो अपवाह तंत्र में आपके गंगा नदी अपवाह तंत्र में यमुना अपवाह तंत्र, टोंस अपवाह तंत्र और सोन बेसिन अपवाह या सोन बेसिन शामिल हो रहा होता है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे यमुना तथा उसकी सहायक नदियां, टोंस तथा उसकी सहायक नदियां, सोन तथा उसकी सहायक नदियां जो सीधे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है, इसीलिए इसे गंगा नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। इसके बाद बात कर लेते हैं हम नर्मदा नदी की या नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। दोस्तों जो नर्मदा नदी है या अमरकंटक से निकलती है, ठीक है, और लगभग मध्य प्रदेश में बह रही होती है। ठीक है, तो इस नदी को या नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा नदी तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा अपने उद्गम क्षेत्र से अपने अधिगम क्षेत्र तक जो एक तंत्र का निर्माण हो रहा होता है वह आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कहला रहा होता है। ठीक है ना। या नर्मदा नदी का जो प्रणाली होती है वह होती है आपकी वृक्षाव प्रणाली। ठीक है ना। तो यह नर्मदा नदी तथा इसकी सहायक नदियां, जैसे मान के चलो आपकी ये नर्मदा नदी है, इसके बाद कोई एक सहायक नदियां यहां से मिल रही है, एक यहां से मिल रही है, एक यहां से मिल रही है, एक यहां से मिल रही है। इस तरीके से यह एक पूरे वृक्ष आकार में फैली हुई है, इसलिए इसकी जो प्रणाली है वह वृक्षा प्रणाली है। और लगभग 89.9% जल क्षेत्र मध्य प्रदेश या नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश के अंतर्गत आ रहा होता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना। नर्मदा नदी के बारे में हम विस्तृत रूप से कल की क्लास में देखेंगे। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और इसकी जो हम पढ़ेंगे कल नर्मदा नदी वह पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि नर्मदा नदी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं हम ताप्ती नदी तंत्र की। तो ताप्ती और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो तंत्र तैयार किया जाता है वह आपका ताप्ती नदी अपवाह तंत्र कहलाता है। यह आपके मध्य प्रदेश, इसके साथ साथ गुजरात तथा महाराष्ट्र में प्रभावित हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, आपका जो ताप्ती नदी तंत्र अपवाह है, तो ताप्ती और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इस तंत्र का निर्माण किया जा रहा होता है। तो यह आपके मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में प्रभावित हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती आपकी व्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों नदियां आपके पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होती हैं दोस्तों। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होने वाली दो नदियां हैं आपकी नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, इसके पहले हमने देखा था टोंस नदी और सोन नदी जो गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तर की ओर प्रभावित हो रही होती है। तो ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जा रहा है दोस्तों कि उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली दो नदियां, तो पहली नदी है आपकी टोंस नदी और दूसरी है आपकी सोन नदी। ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर प्रभावित होने वाली नदियां, तो पहली नदी है आपकी नर्मदा नदी और दूसरी है आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, इसको हम विस्तृत रूप से देखेंगे कल की क्लास में जब हम नदी पढ़ रहे होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं केवल अपवाह तंत्र। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं हम गोदावरी की। तो गोदावरी को या गोदावरी नदी तंत्र का, यदि गोदावरी का उद्गम मध्य प्रदेश में नहीं है या महाराष्ट्र में है, लेकिन मध्य प्रदेश की 5 नदियां हैं क्रमशः या 5 बेसिन है जो गोदावरी क्षेत्र में जाकर मिल रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो गोदावरी नदी को भी 5 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि ये 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला क्षेत्र है आपका बैनगंगा। ठीक है, या बैनगंगा तंत्र। बैनगंगा तंत्र, बैनगंगा नदी मध्य प्रदेश की
सबसे बड़ी नदी है जो आपकी गोदावरी नदी में मिल रही होती है। कौन सी नदी है? बैनगंगा तंत्र या बैनगंगा नदी आपकी मध्य प्रदेश में या दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली सबसे बड़ी नदी है जो गोदावरी नदी में जाकर मिल रही होती है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो तंत्र है वह है आपका बाघ नदी का बेसिन, बाघ बेसिन। ठीक है दोस्तों, पहली है आपकी वेनगंगा, दूसरी है आपकी बाघ बेसिन, तीसरी है आपकी बावनथड़ी। क्या है दोस्तों? बावनथड़ी। बावनथड़ी यह परियोजना भी है। जब हम परियोजनाएं पढ़ेंगे तो हम बावनथड़ी ने परियोजना पढ़ेंगे जो बावनथड़ी नदी पर बनाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम अगली नदी की, वह है आपकी पेंच नदी, और आखिरी और जो पांचवी है वह है आपकी कान्हन नदी। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्या? गोदावरी नदी तंत्र। तो गोदावरी नदी तंत्र का या गोदावरी नदी का जो अपवाह तंत्र है इसको पुनः 5 भागों में विभाजित किया गया है, क्योंकि गोदावरी मध्य प्रदेश में प्रभावित नहीं होती है, परंतु बेनगंगा, बाघ, बावनथड़ी, पेंच और कान्हन नदियां गोदावरी नदी में जाकर मिल रही होती हैं, इसलिए ये गोदावरी नदी के अपवाह तंत्र का निर्माण यहाँ पर कर रही होती है। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? हम क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र को मुख्यतः 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है आपकी गंगा नदी, इसके बाद नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी, माही और महानदी। ठीक है, हमने देखा है गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र जिसे 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहली है आपकी बेनगंगा, दूसरी है आपकी बाघ, तीसरी है आपका बावनथड़ी क्षेत्र, चौथा है पेंच नदी और पांचवी है आपकी कान्हन नदी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? इसके बाद बात कर लेते हैं माही नदी। ठीक है, तो आपकी जो माही नदी है इसका कुछ क्षेत्र ही मध्य प्रदेश में है। यह आपके धार से इसका उद्गम होता है, इसके बाद यह राजस्थान जाती है और पुनः इसके बाद यह यहाँ से गुजरात में प्रवेश करके अरब सागर में मिल रही होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई आपकी माही नदी। जब हम पढ़ेंगे नदी तो हम माही नदी या माही इसका पूर्ण रूप से इसका अध्ययन कर रहे होंगे कल की क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना है कि ये जो माही नदी है यह धार से तो उद्गमित हो रही होती है, यह अर्थात यह मध्य प्रदेश, आपकी राजस्थान और गुजरात में प्रभावित होने वाली नदी है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम महानदी की। तो आपके जो महानदी का उद्गम होता है वह आपके छत्तीसगढ़ के निकट हो रहा होता है। कहां पर दोस्तों? छत्तीसगढ़ के निकट। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हम महानदी अपवाह तंत्र की। तो महानदी अपवाह तंत्र का कुछ क्षेत्र ही आपके मध्य प्रदेश में शामिल है, लेकिन अनूपपुर के निकट हसदो नदी के क्षेत्र, हसदो नदी ही केवल महानदी में जाकर मिल रही होती है। ये परीक्षा में पूछा गया है कि महानदी अपवाह तंत्र की नदी है तो वह है आपकी हसदो नदी जो अनूपपुर के निकट महानदी में या इस नदी में मिल रही होती है। तो यह महानदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना? हमने अपवाह तंत्र देखा है दोस्तों। सबसे पहले देखा था हमने गंगा नदी अपवाह तंत्र, इसके बाद देखा हमने नर्मदा नदी का अपवाह तंत्र, फिर ताप्ती नदी, फिर इसके बाद गोदावरी, माही और महानदी। ठीक है ना, गोदावरी नदी और महानदी मध्य प्रदेश में प्रभावित नहीं हो रही होती हैं, परंतु जो मध्य प्रदेश की जो इसकी सहायक नदियां हैं गोदावरी की और महानदी की, वह मध्य प्रदेश में प्रभावित होती हैं और सीधे जाके गोदावरी में मिलती हैं। यही प्रोसेस है गंगा नदी के साथ कि गंगा नदी में मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी नदियां जैसे आपकी बेतवा हो गई या क्षिप्रा हो गई एक दूसरे में जाकर मिलती हैं, परंतु अंततः जाकर वो मिल जाती हैं गंगा नदी में। इसलिए गंगा नदी हमारे मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र का एक हिस्सा हो रही होती है। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई ना? इसके बाद बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी प्रणाली की कि जो हमने नदियों के बारे में देखा था वह प्रणाली किस आधार पर है। ठीक है दोस्तों, है ना दोस्तों? तो सबसे पहले बात करते हैं हम आपकी नर्मदा नदी की और ताप्ती नदी की। आपकी जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी इसके साथ ताप्ती नदी है, यह आपके नर्मदा नदी है और यहाँ पर आपकी ताप्ती नदी है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों नदियां आपकी पश्चिम दिशा की ओर बह रही होती है, परंतु ये दोनों अनुगामी प्रवाह से बहती हैं। कैसी दोस्तों? अनुगामी प्रवाह। अब अनुगामी प्रवाह क्या हो रहा है? तो दोस्तों अनुगामी प्रवाह आपके ढाल के सहारे या जिस क्षेत्र का ढाल निचला होता है
वहां पर जल की दिशा चली जाती है। तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अनुगामी पथ प्रवाह को प्रदर्शित कर रही होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षा में पूछा जा रहा है कि अनुगामी प्रवाह प्रदर्शित करने वाली नदियां हैं। तो अनुगामी प्रवाह प्रदर्शित करने वाली जो आपकी मुख्य रूप से नदी है वह आपकी नर्मदा है और वह है आपकी ताप्ती। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, वह है आपकी अध्यारोपित नदी या अध्यारोपित प्रवाह को प्रदर्शित करने वाली नदी है। तो अध्यारोपित प्रवाह को प्रदर्शित करने वाली जो नदी है वह है आपकी चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, तो यहां से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अध्यारोपित प्रवाह करने वाली नदी कौन सी है। तो अध्यारोपित प्रवाह करने वाली नदी है आपकी चंबल। ठीक है दोस्तों, दो चीजें हमने देखी, अनुगामी प्रवाह और अध्यारोपित प्रवाह। ठीक है, अनुगामी प्रवाह होता है आपका ढाल के सहारे जल का बहना। ठीक है, तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी अनुगामी प्रवाह को प्रदर्शित कर रही होती है। इसके बाद चंबल नदी आपके अध्यारोपित प्रवाह को प्रदर्शित कर रही होती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया ना, ये चीज समझ में आ रही है। आज हमने देखा है मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हमारे यहाँ पर समाप्त हो रही है। यदि आज आपको हमारा सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों जय बब्बा की, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और कल की क्लास में देखेंगे हम नदियां। आज हमने देख लिया है अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आएंगी और बहुत अच्छे से आएंगी। मन लगा के पढ़िए क्योंकि पीईबी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उस दृष्टि से मध्य प्रदेश आपका सबसे मुख्य सब्जेक्ट हो गया है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए और हमेशा और हमसे जुड़ जाइए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों जय बब्बा की, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।